हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मस्त टॉपिक यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर 5 नंबर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है। यानी आज कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले? मीटर ब्रिज। यानी आज की टॉपिक होने वाली है मीटर ब्रिज। और अगर हम आपसे बोले कि आप मीटर ब्रिज के बारे में जानते हैं तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम लोग इससे पहले क्या पढ़ के आए थे? तो व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो मीटर ब्रिज है एक्चुअली यानी वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? एक थ्योरी था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? एक थ्योरी था, एक अरेंजमेंट था 4 रेजिस्टेंस, एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर का, जिससे हम लोग किसी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को निकाला करते थे, यानी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे। और उसी को जब हम एक फॉर्म दे दिए, प्रैक्टिकल फॉर्म दे दिए, मतलब एक डिवाइस का रूप दे दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो स्पष्ट है कि मीटर ब्रिज का यूज क्या होगा। तो अगर मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है तो स्पष्ट है कि इससे भी हम लोग किसी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं अबाउट मीटर ब्रिज। अगर कोई आपसे पूछता है कि मीटर ब्रिज क्या है, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि मीटर ब्रिज इज एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? तो मीटर ब्रिज इज एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो भाई जब व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है तो इसका यूज क्या होगा? तो एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ। जैसा कि हमने बोला कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, तो आप तो जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या था? तो किसी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को पता करना। तो मीटर ब्रिज भी उसी का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। मीटर ब्रिज इज एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ, बोलिए, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है। किसका? मीटर ब्रिज का। तो जब हम लोग के पास व्हीटस्टोन ब्रिज था ही, तो वहां पे मीटर ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी? तो एक्चुअली क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। वह एक थ्योरेटिकल फॉर्म था, एक थ्योरेटिकल अरेंजमेंट था, लेकिन उसी को थोड़ा सा और प्योर किया गया, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाया गया। जैसे मान लो कि एक ही काम को 2 लोग करते हैं, तो उसमें आदमी कहता है कि बेटर कौन करेगा। जब दोनों में से एक को चुनना है तो वहां पर वर्ड लगा देते हैं हम लोग कि बेटर कौन करेगा। जैसे मान लो हम 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं और उसमें से किसी एक को क्यूज के लिए हमको भेजना है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें, मतलब ये सोचेंगे वहां पे कि इसमें ज्यादा सेंसिटिव कौन है, इसमें मेरे हर बात को कौन मानता है, उसी को भेजेंगे। तो दोनों चूंकि अननोन रेजिस्टेंस को निकालता है तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़े? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये अपने काम को अच्छे से करता है। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंपेयर में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ बताता है। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ बताता है। तो इसमें लिख लेते एक लाइन और, इट इज
more sensitive. It is more sensitive than Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब अपने वर्क को अच्छे एक्यूरेंसी के साथ करता है। अब हम बात करेंगे यहां पे किसका, कंस्ट्रक्शन की। आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है, कंस्ट्रक्शन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं, हम बात करें मीटर ब्रिज का, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि मीटर ब्रिज कैसा होता है, ये ड्रॉ करेंगे इसका फिगर हम लोग, ठीक है। किसको ड्रॉ करने वाले हैं, तो मीटर ब्रिज को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक वायर बनाते हैं। देखिए कितना, 1 मीटर लंबा वायर लेंगे, वो भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझते होंगे कि वायर जो लेंगे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं होना चाहिए, हर जगह समान दिखना चाहिए। जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है, मैंने पूरी कोशिश की है यूनिफॉर्म बनाने की, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाया गया। तो ये क्या है, तो ये वायर है, और ये जो वायर लिया जाता है ये मैग्नीन वायर होता है। क्या चीज का बना होता है, मैग्नीन का। क्या चीज का ये बना होता है, मैग्नीन वायर होता है, मैग्नीन वायर। इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, ये मैग्नीन वायर होता है। और ये चूंकि कितने मीटर लंबा लिया हम लोग, 1 मीटर। तो यहां पे एक मीटर स्केल बना देते हैं, चूंकि आप इजीली देख सके, इसको देख पाए कि ये कितना लंबा हम लिए हैं, ठीक है। वायर बाद में लिख लेंगे इसका नाम। तो यहां पे एक मीटर स्केल बना देते हैं। चाहते तो पहले से फिगर बना कर रख सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे बच्चे जब बनाते हुए देखते हैं तो उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, 20 के इंटरवल पे हमने यूनिट लिया है, ठीक है। मतलब ये जो लाइनिंग हमने दिखाया है ये 20 के मतलब रेशियो में है। जैसे यहां सपोर्टेड 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इस प्रकार से, ये जो वैल्यू है 20 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, और आपको पता है ये वाला जो वैल्यू है 100। ये टोटल जो मेजरमेंट है ये सभी सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर। तो ये वायर अब कितना हो गया, 1 मीटर लॉन्ग हो गया। अब इस वायर का जो दोनों टर्मिनल है यहां पे एल शेप का, कैपिटल एल शेप का कॉपर प्लेट लगा देंगे दोनों टर्मिनल पे। तो एक कॉपर प्लेट यहां लगा देंगे इस प्रकार से, कॉपर प्लेट लगा देंगे इसे, ये कॉपर प्लेट, ठीक है। और ऐसा ही कॉपर प्लेट यहां पे भी लगा देंगे। इसी प्रकार का कॉपर प्लेट यहां पे लगा देंगे। एक किस शेप का लगा दिए, एल शेप का 2 कॉपर प्लेट लगा दिए। इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम ए, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, ठीक है। इस पॉइंट को बी, यानी जो ए बी है एक वायर है मैग्नीन वायर। तो यहां पर 2 एल शेप कॉपर हो गया, कॉपर प्लेट, और इसके बीच में एक तीसरा कॉपर प्लेट रख देंगे। ये दोनों एल शेप कॉपर प्लेट के बीच में एक तीसरा कॉपर प्लेट रख देंगे, और जब तीसरा रखेंगे कॉपर प्लेट तो यहां पे एक गैप बन जाएगा, 2 गैप। तो एक गैप में हम लोग पहले जो गैप है यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि ये जो यहां पे जो बॉक्स है इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग को पता रहेगा।
तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे है, इसके रेजिस्टेंस को हम क्या मान लिए R, और एक दूसरा यहां पे उस रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जिसके वैल्यू को हम लोग को ज्ञात करना है, जैसे S, और इस S को हम कहेंगे अननोन, और इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो चूंकि हमने कहा कि वी टेस्ट ऑन ब्रिज पे है, तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस लेने होते हैं, इस प्रकार से होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा रहता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहां से ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर यहां पे ऐसे होता है। कितने रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं? 4। फिर नीचे ऐसे बैटरी जुड़ा रहता है ना। तो इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि ये तो देख लिया आप, इसको इस वायर को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे, जैसे यहां पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। तो यहां पे एक बैटरी जोड़ दिए, और हमेशा ऑन न रहे इसलिए बीच में एक स्विच जोड़ देंगे, यानी आवश्यकता अनुसार हम इसको ऑफ ऑन कर सके। ये स्विच हो गया के, यहां पे बैटरी है, ठीक है। तो यहां पे कितने, इसको लिखते थे P, इसको लिखते थे Q, इसको लिखते थे R, इसको लिखते थे S। तो यहां पे R और S तो दिख रहा है, R और S, लेकिन P और Q इसमें नहीं दिख रहा है, और इसमें गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर भी नहीं है। तो ये जो इंड है, यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को हम इस मैग्नीन वायर पे लाके जॉकी की से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? जॉकी से। किससे कनेक्ट कर दिए? जॉकी से। और इसको इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि यहां पे कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करता हो, क्योंकि वी टेस्ट ऑन ब्रिज में ये जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास करता था IG, उसका वैल्यू कितना लेते थे? 0। यानी वी टेस्ट ऑन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता था। तो ये तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, तो इसमें भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करना चाहिए। तो मान लो यहां रखे तो करंट पास करा पॉजिटिव, यानी इधर डिफ्लेक्शन है। अगर इधर लाए, इस जॉकी को इधर लाए, तो पता चला करंट चल गया उधर। तो फिर ऐसे आराम से इधर उधर करते 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 एक ऐसा पॉइंट खोज लेंगे जहां पे इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब करंट नहीं पास करता हो, और जहां पे ये कनेक्ट होगा उस पॉइंट को लिख देंगे D, और इस पॉइंट को हम लिख देंगे C, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां से मानेंगे, ये जो D ली है, अब यहां से मानेंगे कि तार का 2 टुकड़ा हो गया, क्योंकि ये जहां सट गया, तो कुछ लंबाई इसका भी हो गया। तो इसके लंबाई को मान लेते हैं, यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, तो यहां से हम यहां तक मान लेते हैं ऐसा कि ये लंबाई L है यहां तक। तो ये जो बाकी लंबाई बच गया, ये तो 100 - L हो जाएगा सेंटीमीटर में, 100 - L सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में L ले लिए, ये 100 - L। तो जहां जॉकी कनेक्ट हुआ वहां 2 ले लिए हम। तो इस चूंकि वायर है, तो वायर का मैग्नीन वायर है, तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं, ये हो गया RQ, इसको मान लेते हैं P, और इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं Q। कोई भी वायर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तब यहां से 2 पार्ट में बांट दिया D पॉइंट देकर, यहां D पॉइंट देकर हमने इसको बांट दिया वायर को, एक पार्ट हो गया L, एक हो गया 100 - L। तो इस L लंबाई के जो वायर है, इसके रेजिस्टेंस को हमने मान लिया P, और जो BD है इसके रेजिस्टेंस को मान लिया Q। तो अब 4 रेजिस्टेंस हो गए, P, Q, R, S। P और R एक तरफ था, तो यहां भी P और R एक तरफ है, Q और S एक तरफ है, और P और Q के बीच में एक वायर था, तो यहां भी P और Q के बीच में एक वायर है, R और S के बीच में भी वायर था, दोनों से जुड़ा हुआ था गैल्वेनोमीटर, तो यहां पर जुड़ गया। अब ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, यहां तक आप लोग देख लिए। ये कोई फिगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। इसमें क्या हुआ कि सबसे इसका मेन पार्ट जो था, इसका मेन पार्ट क्या है? तो इसका मेन पार्ट है ये वाला वायर, जो कितना मीटर लंबा होता है? तो 1 मीटर लॉन्ग होता है ये वाला वायर। और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कहीं मोटा और कहीं पतला नहीं होनी चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे
ये तो समझ गए, मीटर ब्रिज से कंपेयर कर दिए। तो एक तरह का ये व्हीट स्टोन ब्रिज था, आपको फिगर में हम लोग देखे भी यहां पे। तो अब इसके बारे में कंस्ट्रक्शन में लेंगे, तो इसका मेन पार्ट क्या है, तो लिखेंगे इन मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज टेकन 1 मीटर long मैग्नीन 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर। चूंकि मैग्नीन पे हीट का इफेक्ट कम पड़ता है, तो जब अगर हीट इफेक्टेड यहां पे कोई मेटल लोगे तो होगा क्या कि जब इससे लगातार करंट जाएगा तो हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो इसलिए एक ऐसा वायर लेते हैं जिसपे हीट का उतना इफेक्ट ना पड़ता हो। पड़ने के लिए तो सब पे पड़ेगा, लेकिन उसमें जो हीट की वजह से चेंजिंग होगा वो बहुत कम हो, ठीक है। तो इन मीटर ब्रिज टेकन 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर हुज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, हुज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका जो एरिया है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। इतना तो आपको फिगर में दिख रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए थे, ये जो ए बी वायर था, ठीक है, ये वायर ए बी था। अब इस ए बी के मतलब दोनों टर्मिनल पे एल शेप का कॉपर प्लेट ले लिए, क्योंकि सबसे अच्छा कंडक्टर वही होता है ना। सबसे बेस्ट कंडक्टर किसको माना जाता है, तो कॉपर को। आप कहोगे नहीं सर सिल्वर को, क्योंकि बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द करंट आप कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर उसको हम लोग इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो जनरल बजट में नहीं आता। कहीं आप देखें क्या, कहीं आप देखें कि बिजली के पोल पे सिल्वर के वायर लगे हैं, या किसी स्टेबलाइजर में टीवी में जो वायर लगे हैं वह सिल्वर के लगे हैं? नहीं। हाँ, ये हो सकता है किनके लिए, नॉर्मल अंबानी जैसे, अडानी जैसे आदमी के लिए सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होगा, क्योंकि उनके घर में ऐसे वायर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के बजट में तो आएगा नहीं। तो हम लोग का तो जो मिलेगा भैया वही बढ़िया है ना। तो जनरली हम लोग किसको बेस्ट कंडक्टर में लेते हैं, क्योंकि ये इजीली उपलब्ध हो जाता है। अब सिल्वर का वायर लगवाना हो घर में कितना कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन कॉपर का आदमी लगवा सकता है। तो सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं कॉपर का। ये एक्चुअली किस चीज का बना होता है, तो ये बना होता है कॉपर का। किस चीज का बना है, कॉपर का। तो यहां पर ले लेते हैं both terminal of wire are connected with two L shape। कौन सा शेप होना चाहिए, 2 L shape कॉपर प्लेट। L shape कॉपर प्लेट, बोथ टर्मिनल ऑफ वायर आर कनेक्टेड विथ 2 L shape कॉपर प्लेट। यहां पर देखिए आप किस शेप का है, L shape, ऐसे जाके हो गया ना, तो L shape कॉपर प्लेट। एंड देन उसके बाद छोड़े नहीं है, उसके बाद एक तीसरा कॉपर प्लेट रख दिया है, एंड देन थर्ड कॉपर प्लेट, एंड देन थर्ड कॉपर प्लेट, एंड देन थर्ड कॉपर प्लेट is placed between them। placed between them मतलब दोनों के जो एल शेप लगा दोनों के बीच में एक तीसरा कॉपर प्लेट को रख देते हैं। placed between them, so formed 2 gap। और जब तीसरे प्लेट को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 गैप बन जाता है। तो जब इसके बीच में ये जो तीसरा प्लेट को हम लोग रखे तो इससे क्या बन गया, 2 गैप बन गया। यहां तक स्पष्ट है, अब तो जगह है नहीं, है ना। यहां तक देख लो, नीचे तो दिखेगा नहीं। चलो इतना ध्यान से देख लो, ऊपर मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से समझ लो ना, हमने बोला कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा मैग्नीन वायर लिया जाता है। इन मीटर ब्रिज टेकन 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हुज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों इंड को किससे जोड़ देते हैं, एल शेप कॉपर प्लेट से। बोथ टर्मिनल ऑफ वायर आर कनेक्टेड विथ 2 एल शेप कॉपर प्लेट, एंड देन थर्ड कॉपर प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन देम।
तो दो एल शेप के बीच जो एल शेप कॉपर प्लेट है उनके बीच में तीसरा प्लेट रख देते हैं, सो फॉर्म 2 गैप, जिसके कारण 2 गैप बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब सोचोगे आप, अगर कोई सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लैंग्वेज है, तो हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। अगर यही सीबीएसई होता तो यहां पे मीटर ब्रिज लिख के, अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो मीटर ब्रिज लिख के और कंस्ट्रक्शन फिगर बना दीजिएगा, इसी में दिखा दीजिएगा मैग्नीन वायर, मीटर स्केल, एल शेप कॉपर प्लेट, गैल्वेनोमीटर, समझ गए। और ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिखेंगे, यहां पे देखते हैं हो गया। तो कितने गैप बन गए? 2 गैप। अब इसमें देखते हैं क्या करते हैं, 2 गैप बन गए। तो एक गैप में हम लोग क्या रख दिए? रेजिस्टेंस बॉक्स। तो लिख देते हैं इन 1 गैप। यहां पे कितने गैप है? यहां पे कितने गैप है? 2 गैप है। तो एक गैप को क्या किए? 1 गैप is connected with रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका वैल्यू पता रहता है। देखो यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लिए है ना, एंड अनदर गैप इज कनेक्टेड विथ अननोन रेजिस्टेंस, और जो दूसरा गैप बचता है उसको अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो जब तीसरा हम लोग इसमें प्लेट रखे थे तो 2 गैप बना था। एक गैप को रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका मान पता रहेगा, और दूसरे गैप को अननोन रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्शन था। इन मीटर ब्रिज टेकन 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर हुज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोथ terminal of the wire are connected with 2 L-shaped copper plate, and then third copper plate is placed between them, so form 2 gap. One gap is connected with resistance box and another gap is connected with unknown resistance. ठीक है, अब चाहिए इसकी थ्योरी। तो आप सभी बताओ किसका प्रैक्टिकल फॉर्म है? तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पे ही वर्क करेगा। किसकी थ्योरी पे वर्क करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पर। और व्हीटस्टोन ब्रिज का आप जानते हैं क्या थ्योरी होता है? P/Q = R/S। तो लिख देते हैं इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ, या प्रिंसिपल ऑफ भी लिख सकते हैं, थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। किसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है? व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। ये देख लो यहां पे है ना PQRS, बीच में ये गैल्वेनोमीटर। तो ये किसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इसका थ्योरी क्या है, किस थ्योरी पे ये? तो व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है P/Q = R/S। तो उस फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके लिए 4 वायर चाहिए, 4 रेजिस्टेंस चाहिए। तो 2 वायर तो दिख रहा है, एक नोन और एक अननोन, लेकिन यहां पे एक ही वायर था AB। तो हम बीच में बताए भी थे आपको जब इस थ्योरी को पढ़ा रहे थे कि यहां पे अब इस वायर को हम 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक टुकड़ा हो जाएगा AD और एक हो जाएगा BD। तो जो AD है इसके रेजिस्टेंस को, जो यहां पे AD है इसको मान लेंगे कि एक अलग रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है? P। और एक यहां पे भी वायर है BD, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को मान लेंगे कितना है? Q। तो अब तो 4 हो गया। तो सबसे पहले है कि इसका कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसका हमको ये तो पता नहीं है कि 100 सेंटीमीटर का है तो इसका प्रतिरोध वैल्यू कितना है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वायर के 1 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस X है। मतलब इस पूरे लंबाई का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कुछ क्या? चूंकि दोनों सीरीज में है तो P+Q हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया तो P+Q अभी माना गया। लेकिन एक्चुअली हमको नहीं पता है कितना होगा। तो 100 सेंटीमीटर है तो हमने मान लिया कि उसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रो है। तो यहां से कुछ डाटा निकल जाएगा। देखो तो यहां पर ले लेते हैं हम एजम्पशन, लेट अस
रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज रो फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ, फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ, फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, हमने ले लिया, मान लिया ऐसा कि लेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज रो फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो रो है, लेकिन कितनी लंबाई के लिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए। तो अब लिख सकते हैं सो रेजिस्टेंस ऑफ एडी इज, एडी देख रहा है ना, एडी इज पी इजिकल टू, तो एडी की लंबाई कितनी है, तो रो एल ओम, कितना हो जाएगा, रो एल ओम। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस कितना माने हैं, रो। यहां पे देखो माना गया, ऐसा एक्चुअली है नहीं, ये एजम्पशन है, इसको माना गया है कि लेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज रो फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ, यानी ये जो वायर ए बी है इसके 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस हम कितना मान लिए, रो। अब चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, तो हमने रो माना फॉर 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो हमने 2 वायर मान लिया, एक एडी और एक बीडी। तो एडी का चाहिए, तो एडी कितना है, तो एडी है एल सेंटीमीटर, एडी कितना है, तो एल सेंटीमीटर, तो यूनिट सेंटीमीटर का रो, तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, रो एल हो जाएगा ना। तो यहां पर हो गया P इजिकल टू रो एल, क्योंकि इसके वैल्यू को हम P माने हैं, तो रो एल एंड रेजिस्टेंस ऑफ बीडी, जो बीडी वायर है, ये बीडी मतलब इज क्यू का वैल्यू चाहिए, तो क्यू का जो लंबाई है वो है 100 माइनस एल, और फिर इंटू हो जाएगा इंटू रो, और फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, ओम, इतना ओम। ठीक है, तो दोनों वायर का निकल गया, P का वैल्यू कितना आ गया, तो P का वैल्यू आ गया यहां पे रो एल, क्योंकि एल लंबाई था, एल लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए जब रो है तो एल सेंटीमीटर के लिए रो एल, और क्यू का वैल्यू भी निकाल लिए 100 माइनस एल। और ये किसके थ्योरी पे बेस्ड है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के। ये किसके थ्योरी पर बेस्ड है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो नाउ अब कहां से भाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी क्या होता है, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। तो नाउ बाय थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अब हो चुका है, अब बस अंत है, घबराइए मत। तो नाउ बाय थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। ये तो पढ़े आप, ये पढ़े हैं ना, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। अब सबका वैल्यू रख देते हैं यहां पे हम। P का वैल्यू बोलो कितना है, तो P का वैल्यू है रो एल अपॉन, Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है 100 माइनस एल आई इंटू रो, इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन एस, इक्वल टू कितना हो गया, R अपॉन एस। तो इसमें कुछ कैंसिल होगा, दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा क्या, रो कैंसिल हो गया, ये रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वायर था, इसको तो ऊपर हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहां पर आ गया, ये क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा SL, SL इक्वल टू कितना हो गया, तो R इंटू 100 माइनस एल,
ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे, क्योंकि यहां ऊपर बच गया एल, नीचे बच गया 100 माइनस एल। ध्यान दीजिए, ऊपर बच गया एल, नीचे बच गया 100 माइनस एल, आर अपॉन एस। तो इसमें अननोन रेजिस्टेंस किसको माने थे? एस को। तो एस का वैल्यू चाहिए ना, तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? तो एस इजकल टू हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। यही फॉर्मूला हो जाएगा ना, दिख रहा है आपको? एन। तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो एस इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, एक बार फिर से देख लो। हमने मान लिया कि जो वायर ए बी है, ये जो वायर ए बी है, इसके यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रो है। कितना है? रो है। तो वायर एडी का लंबाई तो एल है, तो इसका रो एल हो जाएगा, और इसका 100 माइनस एल है, तो इंटू रो कर दिए, तो इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसमें सबके बारे में लिख लेते हैं। तो जो एल है वह क्या है? एल क्या है यहां पे? बस हो चुका है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। लिखेंगे हियर एस क्या था भाई? तो एस इजकल टू अननोन रेजिस्टेंस। एस तो अननोन रेजिस्टेंस था, बट ये एल क्या है? तो ये एल क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ जॉकी इसको बोलते हैं। ये जो ऐसे आया था ना, इसको हम आवश्यकता अनुसार इधर उधर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ जॉकी था फ्रॉम पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट से जॉकी का दूरी था। इसको जब भी लेना है तो इसे लेफ्ट एंड से दूरी मापना है, ये नहीं कि बी से नहीं। ये जो एल है, ये जॉकी का दूरी कहां से? पॉइंट ए से। तो कोई प्रॉब्लम है? यहां तक स्पष्ट है? तो इतना हो जाएगा। अब इस आर के बारे में हम नहीं बता रहे। ये जो कैपिटल आर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता रहेगा। ठीक है, साथ में इसका डिमेरिट भी पूछ देता है, तो इसका कुछ डिमेरिट्स भी है। तो डिमेरिट्स लिख लेते हैं। डिमेरिट्स, ये पूरा लिखना पड़ता है। डिमेरिट्स, देखो, जो इस वैल्यू को जब हम फॉर्मूला लाए, एस इजकल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला से आप अननोन रेजिस्टेंस एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को लाने में इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिफॉर्म रखा गया है, बट इस पे जॉकी क्या करता है? ऐसे से आता और जाता है, तो इसके वजह से ये टच के वजह से घिसता है। तो जितने दूर में ये मूव करेगा, मान लो करंट को, डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए इसको मूव कराया जाता है, मतलब ऐसे कंडीशन में लाया जाता है कि इससे कोई करंट न जाए। तो उसके लिए इसको इस पे रगड़ा जाता है, तो कहीं पे घिस जाएगा, तो घिस जाएगा तो पतला हो जाएगा। अब उसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो वायर की थिकनेस है वह यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। और जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, और उस स्थिति में इस फॉर्मूला से अगर आप निकालते हैं, तो जो रेजिस्टेंस आप निकालेंगे वह एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसी पॉइंट को नंबर 1 कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट, तो हमने क्या बताया आपको? तो यही कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एरिया क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। इज नॉन यूनिफॉर्म, देन रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिफरेंट, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा, इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। पहला ये था। और एक लास्ट दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग क्या किए? ठीक है, इसको कॉपर लिए, इस फॉर्मूले में जो भी डाटा रहा इस लेंथ को यूज किए, पी का यूज किए हम लोग, एल वाला, इस 100 माइनस एल का भी यूज किए, इस रेजिस्टेंस का भी यूज किए, इस रेजिस्टेंस का भी यूज किए। हम लोग टोटल 4 रेजिस्टेंस का यूज किए। लेकिन यहां ये जो रेजिस्टेंस था, ये किससे जुड़ा है? कॉपर से। ठीक है, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर,
मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जीरो होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये जो कॉपर का रेजिस्टेंस था और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स था, ये दोनों तो सीरीज में जुड़ा था। ये कॉपर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में जुड़ा था। तो एक्चुअली तो यहां आर का वैल्यू कुछ और अधिक लिखना चाहिए था। तो जो कुछ भी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब उसमें थोड़ी सी त्रुटि रहती है, कंप्लीट वह सही नहीं होता है। समझ गए? थोड़ा सा एवरेज वैल्यू रहता है, इधर उधर होता है। क्योंकि देखो, जब यहां से करंट चला होगा आई, जब आई करंट गया होगा तो इस कॉपर वायर से होते हुए रेजिस्टेंस में गया होगा। तो इतने दूर तो सीरीज है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, लेकिन उसको तो हम सीधे नेग्लेक्ट किए। तो इसके वजह से थोड़ा सा वैल्यू पे डिफरेंट पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर प्लेट is not considered in meter bridge। इसके रेजिस्टेंस को तो हम लिए नहीं। सो रेजिस्टेंस वैल्यू इज स्लाइटली, मतलब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। स्लाइटली डिफरेंट का मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मान लो 12 ओम का रेजिस्टेंस होगा 12 ओम का, तो हो सकता है उसका आंसर आ जाएगा 11.5 या 12.5, मतलब थोड़ा सा इधर उधर आता है। ठीक है, तो ये था मीटर ब्रिज। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस टाइप का है और थोड़ी सी लैंग्वेज होती है इसमें। कॉन्सेप्ट जो है मतलब उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से डेरिवेशन होता है। सिर्फ फिजिक्स में डेरिवेशन फॉर्म थोड़ा अच्छा लगता है, फिर भी आपकी सिलेबस की चीजें आपको कवर करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। वाई इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एरिया क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। इज ए नॉन यूनिफॉर्म, then resistance value is different, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा, is different from actual value। पहला ये था। और एक लास्ट दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग क्या किए? ठीक है, इसको कॉपर लिए, इस फॉर्मूले में जो भी डाटा रहा है इस लेंथ को यूज किए, पी का यूज किए हम लोग, एल वाला, इस 100 माइनस एल का भी यूज किए, इस रेजिस्टेंस का भी यूज किए, इस रेजिस्टेंस का भी यूज किए। हम लोग टोटल 4 रेजिस्टेंस का यूज किए। लेकिन यहां ये जो रेजिस्टेंस था ये किससे जुड़ा है? कॉपर से। ठीक है, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जीरो होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये जो कॉपर का रेजिस्टेंस था और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स था, ये दोनों तो सीरीज में जुड़ा था। ये कॉपर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में जुड़ा था। तो एक्चुअली तो यहां आर का वैल्यू कुछ और अधिक लिखना चाहिए था। तो जो कुछ भी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब उसमें थोड़ी सी त्रुटि रहती है, कंप्लीट वह सही नहीं होता है। समझ गए? थोड़ा सा एवरेज वैल्यू रहता है, इधर उधर होता है। क्योंकि देखो, जब यहां से करंट चला होगा आई, जब आई करंट गया होगा तो इस कॉपर वायर से होते हुए रेजिस्टेंस में गया होगा। तो इतने दूर तो सीरीज है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, लेकिन उसको तो हम सीधे नेग्लेक्ट किए। तो इसके वजह से थोड़ा सा वैल्यू पे डिफरेंट पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर प्लेट is not considered
नॉट कंसिडर्ड इन मीटर ब्रिज, इसके रेजिस्टेंस को तो हम लिए नहीं। सो रेजिस्टेंस वैल्यू इज स्लाइटली, मतलब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। स्लाइटली डिफरेंट का मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मान लो 12 ओम का रेजिस्टेंस होगा 12 ओम का, तो हो सकता है उसका आंसर आ जाएगा 11.5 या 12.5, मतलब थोड़ा सा इधर उधर आता है। ठीक है, तो ये था मीटर ब्रिज। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस टाइप का है और थोड़ी सी लैंग्वेज होती है इसमें। कॉन्सेप्ट जो है मतलब उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से डेरिवेशन होता है। सिर्फ फिजिक्स में डेरिवेशन फॉर्म थोड़ा अच्छा लगता है, फिर भी आपकी सिलेबस की चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।